जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून के करंट अफेयर्स। टोटल 25 न्यूज़ को कवर किया गया। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूजर आईडी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ से अवेल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज के फर्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइजेज ए वर्चुअल इवेंट सेलिब्रेट 7 years ऑफ सक्सेसफुल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जिसे लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को और इसे 2022 में टोटल 7 साल हो चुके हैं। अब तक इन्होंने 1 करोड़ 22 लाख हाउसेज बना दिए हैं और जिसमें से इन्वेस्ट किया गया इनके द्वारा 8.31 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये दोनों डेटा आप याद रखिए, कितने हाउसेज बन चुके हैं और कितना अमाउंट स्पेंड हो चुका है। इसका जो मोटो है प्रधानमंत्री आवास योजना का, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे इम्प्लीमेंट करती है, इस मिशन को, इस योजना को याद रखिए। और इसी इवेंट के दौरान जो 7 साल के सेलिब्रेशन का इवेंट था, इसी के दौरान विनर्स अनाउंस किए गए ऑफ खुशियों का आसियाना शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, और एक कॉन्टेस्ट होस्ट हुआ और उसमें विनर्स अनाउंस किए गए। याद रखिए, खुशियों का आसियाना शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट किस इवेंट के दौरान ऑर्गेनाइज किया गया? ड्यूरिंग द 7 years ऑफ सक्सेसफुल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इसमें हाउसेस के लिए, जिसमें से अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई पर्सन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से कोई पर्सन है और उसकी एनुअल फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख से कम है या 3 लाख है, तो वह इस सब्सिडी को अवेल कर सकता है। लो इनकम ग्रुप का अगर कोई कैंडिडेट है, उसकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, तो वह इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। मिडिल क्लास ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से कोई है, तो वह 18 लाख अगर उसके फैमिली इनकम है एनुअल, तो वह इस सब्सिडी को अवेल कर सकता है। फैमिली इनकम में हस्बैंड की, वाइफ की, अनमेरिड सन और डॉटर की इनकम को इंक्लूड किया जाता है। अगली न्यूज है, परमेश्वर ईयर विल बी द न्यू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, जिसे प्लानिंग कमीशन पहले इसका नाम था, जिसे चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 को, जिसमें लिमिटेड क्राइटेरिया था थिंक टैंक का। अब इसे बढ़ाकर एक नया इंटीग्रेटेड, एक नया वर्जन लॉन्च किया गया नीति आयोग इन द ईयर 2015। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और नीति आयोग का मोटो है, विजन है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट इसका मोटो है, इतना याद रखिए। और इसमें सीईओ के अलावा नीति आयोग में चेयरपर्सन भी होता है, चेयरमैन भी होता है। तो चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है और एक वॉइस चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है। अगर बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन हमेशा नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर होता है और अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरमैन अभी प्रेजेंट में राजीव कुमार, ये रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं। राजीव कुमार रिसेंटली वाइस चेयरमैन नए अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और परमेश्वर ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। नीति आयोग की बात करें कुछ और, तो ये कुछ इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिलीज करता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये आगे चला गया, ये इतना याद रखिए। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स और गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये कुछ इंडेक्स है, लगभग 8 इंडेक्स है, ये याद रख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो याद रखिए नीति आयोग के द्वारा। इनके द्वारा एक अवार्ड भी रिलीज किया जाता है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जिसे नीति आयोग ही अनाउंस करता है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट्स वाणिज्य भवन एंड निर्यात पोर्टल। वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स और भवन का मतलब होता है प्रीमाइस, ठीक है, और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक तो निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया और एक वाणिज्य भवन लॉन्च किया गया। वाणिज्य भवन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक प्रेमाइस है, यानी इसकी बिल्डिंग है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। प्लस इसमें ना केवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बल्कि इसमें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की भी, यानी इसका भी हेडक्वार्टर इसी में होगा, इसी की प्रेमाइस इसी भवन में होगी, वाणिज्य भवन में। और इसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और निर्यात पोर्टल में एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना भी गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, सब कुछ निर्यात पोर्टल पर अवेलेबल होगी। इससे क्या होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, यानी एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है, इन सभी को अगर कोई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है निर्यात या आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो वह इस पोर्टल से इजीली ले सकते हैं।
तो ये है निर्यात पोर्टल और वाणिज्य भवन, जिसे रिसेंटली मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगली न्यूज़ है दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। यानी जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यह अब कम्प्लीटली हाइड्रो और सोलर एनर्जी पर चल रहा है। जो कि मेनली जो मेन शेयर है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है, यानी मेनली ये हाइड्रो पर डिपेंड है, उसके बाद सोलर पर डिपेंड है। हाइड्रो यानी जो पानी से बनती है बिजली, उसे बोलते हैं हाइड्रो, और सोलर आपको पता है सन से, ठीक है। और ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया इंडिया का, जो कम्प्लीटली हाइड्रो और सोलर पर चलता है, और ये चल रहा है 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 ऑनवर्ड ये कम्प्लीटली हाइड्रो और सोलर पर डिपेंड हो चुका है। जिसमें से अगर बात करें सोलर की, तो सोलर 7.84 मेगावाट सोलर है और 5.3 मेगावाट रूफ टॉप सोलर है। सोलर में अगर बात करें तो 7.84 सोलर प्लांट्स हैं, यानी 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 एयर पर मतलब बाहर है, और रूफ टॉप पर कितने हैं 5.3 मेगावाट। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये भी आप याद रखिए। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल में है। कुछ चीज़ें जो पुरानी न्यूज़ है इसमें से आप याद रखिए कि दिल्ली एयरपोर्ट को रिसेंटली लेवल 4+ का भी दर्जा दिया गया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, 2020 में दिया गया था। तो थोड़ा सा इसे याद रख लीजिए, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। और ये याद रख लीजिए, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जिसने सोलर एनर्जी को यूज़ किया था एयरपोर्ट में। सोलर एनर्जी को यूज़ किया था एयरपोर्ट में, ऐसा करने वाला पहला कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरला में है, ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया था पूरे वर्ल्ड में। अगली न्यूज है ओडिशा का मोबस वॉन द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड UNPSA 2022। 2022 का UN पब्लिक सर्विस अवार्ड अनाउंस किया गया, और इसमें ऐसे पैसिफिक में लगभग 10 जो पब्लिक सर्विसेज है इनको अवार्ड दिया गया। इनमें से एक अवार्ड दिया गया ओडिशा का मो बस, जो कि एक मो बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इन द भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल में भुवनेश्वर में मो बस एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, और इसी को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया गया ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के दौरान, जिसे हर साल यूनाइटेड नेशन 23 जून को मनाता है। तो याद रखिए, मो बस भुवनेश्वर का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और इसे ये अवार्ड दिया गया। ये इसे अवार्ड क्यों दिया गया, फॉर प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटेड रिलायबल इंक्लूसिव पब्लिक बस सर्विस सिस्टम। बेस्ट पब्लिक बस सर्विस प्रोवाइड करवाने के रीजन से ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिए, ओडिशा ने ये जीता है। अगली न्यूज़ है कर्नाटका साइंस MOU विथ IIM बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु ने कर्नाटका के साथ MOU साइन किया। MOU साइन किया गया है टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जितने भी संगठन है या फिर एंटरप्राइजेज है, उनको प्रमोट करके उनके द्वारा यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा कर्नाटका में प्रमोट किया जाएगा, और इसके लिए IIM बेंगलुरु के साथ MOU साइन किया गया है। इसमें 100 से लेकर 150 जितने भी एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेंस के द्वारा ओन्ड है या फिर वुमेंस लेड ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्राइजेज है, उनके थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। तो याद रखिए, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, कर्नाटका बना है, जिसने IIM बेंगलुरु के साथ MOU साइन किया है, जो 100 से लेकर 150 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जितनी भी एंटरप्राइजेज है उनके द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देगा। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु लॉन्चेज ए स्किलिंग प्रोग्राम कॉल्ड नालियाथिरन ये तमिल में है, और इसका इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है टुमारोज एबिलिटी, और तमिल में इसका मतलब होता है नालियाथिरन। तो नालियाथिरन एक कह सकते हैं कि स्किल प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है, जिसमें इसका टारगेट है कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लगभग 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और उन्हें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT इन सेक्टर्स में उन्हें स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएगी। तो याद रखिए, नालियाथिरन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये नालियाथिरन उनका एक और प्रोग्राम है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जो कि स्किल प्रोवाइड करने का ही प्रोग्राम है, जिसका नाम है नान मुदलवन के अंतर्गत ही ये नालियाथिरन लॉन्च किया गया। दोनों आप ऐसे याद रख लीजिए कि नालियाथिरन और नान मुदलवन दोनों ही एक स्किल प्रोवाइडिंग प्रोग्राम से। दोनों में से अगर कोई भी पूछा जाए, दोनों में से किसी भी नाम में पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट तमिलनाडु आंसर करना, इसके अलावा कोई आपके लिए कोई एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। और इसमें नाल मुदलवन का मतलब होता है आई एम द फर्स्ट।
जम्मू कश्मीर टू होस्ट 18th एडिशन ऑफ G20 मीटिंग इन 2023। दिस इज हिस्टोरिक कि इंडिया पहली बार G20 की समिट होस्ट करने जा रहा है और ये इस साल 18th एडिशन रहेगा, 2023 में 18th एडिशन रहेगा और इसे इंडिया होस्ट करा। और इंडिया में किस जगह, यानी बिल्कुल इंडिया का सेंसिटिव जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर ये होस्ट होगा। और जैसे ये कंप्लीट होगा तब जो लोगों की जो साइकोलॉजी है कि जम्मू कश्मीर को लेकर इनसिक्योरिटी, वह चेंज हो जाएगी और ग्राउंड लेवल में वास्तविकता क्या है, ये चीज़ एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है जम्मू कश्मीर को चूज़ करना एज ए G20 समिट का एक वेन्यू। तो इसके लिए 5 मेंबर की हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके। और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वह December 1st 2020 से शुरू होगी और November 30th 2024 को ख़त्म होगी। इसके बीच में कई इवेंट्स जम्मू कश्मीर में होस्ट होंगे। 2022 का बाली यानी इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है, इंडोनेशिया के बाली में होस्ट होगा G20। और इटली होस्ट करेगा, इसलिए इटली ने होस्ट किया 2021 में, पिछले साल, यानी 16th एडिशन इटली ने होस्ट किया, 17th एडिशन इस बार बाली इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है और 18th एडिशन 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पार्टनर्स विद अल्टीमेट खो-खो लीग टू ओन ए फ्रेंचाइज। यानी सिंपल भाषा में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने क्या किया है, अल्टीमेट खो-खो लीग को अपनी ओर एक्वायर कर लिया, यानी इसने अपनी तरफ खरीद लिया है ओडिशा ने। इसने ऐसा पहली बार नहीं किया है, इन्होंने पहले भी, आपको पता है कि हॉकी की टीम कलिंगा लांसर्स को इन्होंने अपनी, यानी इसकी ओनरशिप ले ली थी ओडिशा ने, और अब फिर से इन्होंने एक और टीम को खरीद लिया है, अल्टीमेट खो-खो लीग। खरीदने का सिंपल मतलब है अल्टीमेट खो-खो लीग को प्रमोट करेगा ओडिशा, प्लस इसके जितने भी मेंटेनेंस खर्चे, जिनके प्लेयर्स के खर्चे, ये सारे कौन ऑन करेगा, सारे ओडिशा के द्वारा ही बुक किए जाएंगे। तो याद रखिए, ओडिशा ने अल्टीमेट खो-खो लीग को, इस फ्रेंचाइजीज को ओन कर लिया है। और पहले कलिंगा लांसर जो कि हॉकी की टीम है, ये भी इन्होंने ओन की थी। अगली न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट CAD ऑफ 1.2% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2022। इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जो शॉर्टफॉल है 1.2% का GDP का, ये 2022 में रहा। पिछले साल ये सरप्लस में था 0.9%। इस सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना और इंपोर्ट का कम होना। एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना, इंपोर्ट का कम होना, यह तो होता है सरप्लस, यानी पॉजिटिव साइन इंडिया के लिए कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है और इंपोर्ट हमने कम ही किया है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट हमने कम किया लेकिन और इंपोर्ट हमने बहुत ज़्यादा ले लिया, तो ये हमारे लिए एक डेफिसिट का काम करेगा, ये हमारे लिए डेफिसिट का काम करेगा। तो 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने डेफिसिट देखने को मिला और 2021 में हमें सरप्लस देखने को मिला। तो याद रखिए, सरप्लस तो रहा था 0.9% का फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और शॉर्टफॉल रहा है 1.2% का इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022। और अगर हम बात करें इंपोर्ट्स का अमाउंट में, तो इंडिया ने इंपोर्ट किए टोटल $618.6 बिलियन इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020। ये हमारा इंपोर्ट रहा था। और याद रखिए, FDI की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार FDI फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो 4th क्वार्टर था उसमें 13.8 बिलियन रहा था। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 13.8 बिलियन रहा था। द पेपर टाइटल कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस। सुपर इंपॉर्टेंट पेपर है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर डिस्कस करता है कि अगर हमारी इंडिया की रोस्ट सिचुएशन होती है तो इंडिया किस पोजीशन पर खड़ा रहेगा, क्या इंडिया की कंडीशंस रहेगी। प्लस ये डिस्कस किया गया, साथ में ये भी डिस्कस किया गया कि ब्लैक स्वॉन इवेंट है, अगर ये होता है तो हमारे देश में क्या सिचुएशन रहेगी। ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई इसमें। और ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है ऐसा इवेंट जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन वो कभी भी हो सकता है, वो होता है ब्लैक स्वॉन इवेंट। ब्लैक स्वॉन इवेंट में होता है जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो याद रखिए, कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है। और इसे लिखा किसने, बनाया किसने, प्रिपेयर किसने किया है, तो डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा और हरेंद्र बेहरा और सिल्लू मधुली, इनके द्वारा, इन 3 लोगों के द्वारा ये बनाया गया पेपर है। याद रखिए, ये को ऑथर्ड बाई 3 पर्सन है। कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस डायरेक्ट पर्सन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, सेंटर्स मैंडेट्स 3-year हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर सरोगेट मदर। सरोगेट मदर वो होती है जो किसी दूसरे कपल के लिए बच्चा बॉर्न करती है। ये मदर है सरोगेट मदर, और इस कपल को चाहिए
एक बेबी, और ये खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेबी, इसी के लिए एक वुमेन हायर करते हैं और उस वुमेन को बोला जाता है सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर के लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, प्लस सैरोगेट मदर्स के केयरिंग के लिए रिसेंटली अनाउंस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि जो कपल है जो बेबी चाहता है सैरोगेट मदर से, वो वह उसके लिए जैसे ही अगर वह सैरोगेशन करवाता है लीगली, तो उसके बाद में आने वाले अगले 3 साल का इंश्योरेंस प्लान भी करवाएगा, क्योंकि बर्थ होने के बाद, जन्म होने के बाद अगले 3 साल तक उस बेबी की वजह से अगर मदर को कुछ होता है तो उसे एटलीस्ट कंपनसेशन मिल सके, उसकी फैमिली को या फिर उसे उसके अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ हो जाता है तो याद रखिए 3 साल का यानी 36 मंथ का कंपलसरी इंश्योरेंस प्लान हो गया है सैरोगेट मदर्स के लिए। और सैरोगेट मदर्स के लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है कि एक तो जो कपल है जो सैरोगेट मदर अपॉइंट करना चाहते हैं यानी बच्चा चाहते हैं, उनको शादी किए एटलीस्ट 5 साल तो होने ही चाहिए, यानी मैरिज लाइफ कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। और सैरोगेट मदर मैक्सिमम 3 बार ऐसा कर सकती है, यानी सैरोगेट मदर बन सकती है मैक्सिमम 3 बार। अगर मैं अबॉर्शन कराना चाहती है इन मिड द यानी जो प्रेगनेंसी के बीच में अगर मैं अबॉर्शन करवाना चाहती है ड्यू टू कुछ डिफेक्टिव चीज़ें के लिए, तो ये कपल बाइंड नहीं कर सकते कि हाँ बच्चा होना ही चाहिए, अबॉर्शन नहीं हो सकता, ये अबॉर्शन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। याद रखिए सब कुछ है, मैंने मेनली आपको याद रखना है कि 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। कर्नाटका बैंक इंट्रोड्यूस ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी यूजिंग VCIP। VCIP एक टेक्नोलॉजी है जिसे बोला जाता है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, KYC करवाने के लिए आपको ब्रांच जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे वीडियो कॉल के द्वारा आप अपनी KYC करवा सकते हैं, आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसी प्रकार का इनिशिएटिव लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने, और ऐसा करके कर्नाटका बैंक ने रिसेंटली अपने कस्टमर्स के लिए एक खुशी लेकर आए हैं। तो याद रखिए कर्नाटका बैंक ने रिसेंटली सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, और इसका मकसद है कि कस्टमर्स एक्सपीरियंस बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ कस्टमर्स फिजिकल प्रेजेंस एट द ब्रांच। मेनली इसका मेन मोटो है कि KYC के लिए आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे अपनी KYC करवा सकते हैं। कर्नाटका बैंक की बात करें तो मैंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये इसकी टैगलाइन है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अगली न्यूज है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द स्मॉल फाइनेंस बैंक बिगेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूसेस इंडस्ट्रीज फर्स्ट कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम रखा है AU बैंक LIT। AU बैंक LIT का मतलब होता है लिव इट टूडे। तो AU बैंक LIT ये लॉन्च किया गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इसका टारगेट है कि अगर आप जैसे कि फ्लाइट बुकिंग का क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपका एंटरटेनमेंट का क्रेडिट कार्ड है, शॉपिंग का क्रेडिट कार्ड है, किसी भी प्रकार का अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, तो आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सारे कार्ड्स की सुविधा सिर्फ एक कार्ड में अवेलेबल होगी, यानी एक ये कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड होगा जिसे लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इसका नाम रखा है AU बैंक LIT, तो याद रखिए। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर में, और इसकी टैगलाइन है बदलाव हमसे है, बदलाव हमसे है, ये इसकी टैगलाइन है। अगली न्यूज है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $245 मिलियन लोन टू मॉडर्नाइज इंडियाज रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थ्रू द रेलवे, इसे इंप्रूव करने के लिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $245 मिलियन का लोन दिया है। इसका मकसद है कि जो रोड से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ना रोड से कर हम रेलवे से किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि रोड से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े हैवी, यानी हम कह सकते हैं ट्रक्स के द्वारा या बड़े बड़े जो परिवहन है उनके द्वारा। तो अगर इसके बजाय अगर रेल को चूज़ किया जाता है तो काफ़ी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं काफ़ी माल सिंपल एक इंजन के द्वारा, और अभी तो इंजन्स भी इलेक्ट्रीफाइड हो गए, तो कार्बन तो काफ़ी कम उत्सर्जित होता है रेलवे के द्वारा। तो इसी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इंडिया के ये लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा $245 मिलियन। अमाउंट याद रखिए $245 मिलियन। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अगली न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड फॉर्मर SBI ऑफिशियल वेंकट नागेश्वर चालासानी एज ए मेंबर of its advisory committee of
सेरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। सेरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, इसके लिए 2021 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे पहले हेड किया जाता था आर सुब्रमण्यम कुमार के द्वारा। अब इन्हें रिप्लेस करके कौन बन गए? वेंकट नागेश्वर चालासानी। इनका नाम याद रखिए, वेंकट नागेश्वर चालासानी बिकम द एडवाइजर हेड ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ सेरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। सेरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक फाइनेंस यानी लैंडिंग बिजनेस का काम करती है, फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है ONGC विदेश अनाउंसेस ऑयल डिस्कवरी इन कोलंबिया। कोलंबिया में रिसेंटली ONGC विदेश जो कि ONGC की एक फॉरेन सब्सिडरी है, इसने रिसेंटली ऑयल को डिस्कवर किया, ऑयल के सोर्सेज को डिस्कवर किया इन द कोलंबिया। और जो डिस्कवर किया गया वह ड्रिल वेल में किया गया, जिसका नाम रखा है उराकानोस 9th, उराको 9th जो कि स्थित है CPO-5 ब्लॉक लनोस बासिन कोलंबिया में स्थित है। आप सिंपली इतना याद रखिए, ऑयल रिसोर्सेज रिसेंटली ONGC विदेश ने कहाँ डिस्कवर किए? कोलंबिया में डिस्कवर किए गए। कोलंबिया की बात करें तो साउथ अमेरिका का ये कॉन्टिनेंट है और बोगाटा इसकी कैपिटल है और कोलंबियन पेसो इसकी करेंसी है। फिलीपींस की करेंसी भी पेसो ही है, दोनों की याद रखिए। अगली न्यूज़ है इंडियन ऑयल अनवील्स इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव, जिसका नाम है सूर्या नुतान। सूर्य नुतान ये एक स्टोव है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी से भी कैसे? ये सोलर से चार्ज होगा, सोलर से चार्ज होगा, बैटरी होगी, उसमें पावर इंस्टॉल होगी, पावर स्टोर होगी, फिर आप इसे नाइट में डे में कभी भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द कुकिंग। तो ये स्टोव लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा। नाम याद रखिए, इंडियन ऑयल ने इसे बनाया है और इसे रिसेंटली प्रेजेंस इसने अनवील किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास एक और मिनिस्ट्री है यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया, याद रखिए। और सूर्य नितान जिसका मकसद है मिनिमाइज करना रेडियो एक्टिव एंड कंडक्टिव हीट लॉसेस को, जो कंडक्टिव और रेडियो एक्टिव जो लॉसेज होती है हीट्स की, उन्हें कम करना इसका मेन टारगेट है। अगली न्यूज है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द नेशनल मिशन ऑन नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया NARFI। नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया कुछ नहीं है, एक सिंपल एयर से रिलेटेड, एयर क्वालिटी से रिलेटेड इसमें डेटा रहेगा। एयर क्वालिटी से हर एरिया वाइज एयर क्वालिटी कैसी है, कैसा पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा, ये सारी चीज़ें इस पोर्टल यानी ये इस जो एक तरह की वेबसाइट कह सकते हैं या पोर्टल कह सकते हैं, इस पर अवेलेबल होगी। और अगर किसी भी स्टार्टअप को अगर किसी प्रकार की एयर क्वालिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी म्यूनिसिपलिटी को चाहिए या फिर गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट को चाहिए, तो वह इस नेटवर्क से ले सकता है, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो ईजिली हर एरिया की, किसी भी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की वन डेटा ले सकते हैं एयर क्वालिटी से रिलेटेड। इसे बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के द्वारा, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। और प्रिंसिपल एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद ये भी रिसेंट अपॉइंट हुए थे पिछले महीने ही, तो इनका नाम भी आप याद रखिए, अजय कुमार सूद। अगली न्यूज है इंडिया होस्ट 41st एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप ATCCC 2022 इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली न्यू दिल्ली में इंडिया ने जो एशिया लेवल का एशियन कंट्रीज़ का ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया और इस साल का 41st एडिशन था। इसे ऑर्गेनाइज करवाया साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि ये एक चैंपियनशिप है किसकी? एशियन साइकिलिंग फेडरेशन की। एशियन साइकिलिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर दुबई में है, याद रखिए। और इस इवेंट में, इस चैंपियनशिप में किस किसने जीता, इंडिया की क्या रैंक रही? तो इंडिया ने 7th पोजीशन पर ये हासिल किया, ये पोजीशन हासिल की 7th पोजीशन पर। और जापान की इसमें रैंक रही है टॉप पर, साउथ कोरिया 2nd पर और कजाकिस्तान 3rd पोजीशन पर रहा। याद रखिए, जापान टॉप, साउथ कोरिया 2nd और कजाकिस्तान 3rd और इंडिया 7th। इसमें 15 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन लिया था। और एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, रोनाल्डो सिंह। रोनाल्डो सिंह पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिसने एशियन लेवल की साइकिलिंग में सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं रोनाल्डो सिंह, इनका नाम याद रखिए। 2022 इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनिश्ड इन लियोन मैक्सिको। लियोन मैक्सिको में रिसेंटली यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट हुई फॉर द वेट लिफ्टिंग, और इस 2022 का एडिशन है। और कहाँ पर होस्ट हुआ, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, तो मैक्सिको में ये होस्ट हुआ। और इसमें एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया की तरफ से, यानी गुरु नायडू सेनापति। गुरु नायडू सेनापति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? इंडिया के लिए रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि इंडिया के लिए पहली बार गोल्ड जीता है इन्होंने।
55 kg में मेंस कैटेगरी में, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, जिन्होंने यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिए 16 ईयर ओल्ड गुरु नायडू सेनापति। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा गुरु नायडू सेनापति किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। और ये पहले इंडियन वेट लिफ्टर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इंडिया की ओवरऑल मेडल टेनी में रैंक रही है 5th, जिसमें टॉप किया है कजाकिस्तान ने। ये वही कजाकिस्तान है जिसने साइकिलिंग में, एशिया साइकिलिंग में 3rd पोजीशन हासिल की थी, और जिसने टोटल 7 मेडल जीते हैं, और इंडिया ने 5th रैंक में टोटल 4 मेडल जीते हैं। 2nd पोजीशन हासिल की कोलंबिया ने, और 3rd टर्की ने, जिसका नया नाम है टर्की है, नया नाम है टर्की है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लोजेन स्विट्जरलैंड में, लोजेन स्विट्जरलैंड। इंडिया जंप्स 2 places to 104 इन फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग रिलीज़ की है, और ये हर 2 महीने 3 महीने से रिलीज़ की जाती है रैंकिंग, तो आपको ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 25 अगस्त को फिर से नहीं रिलीज़ की जाएगी। लेकिन 25 से पहले अगर आपका कोई एग्जाम आता है तो आप रैंक क्लिक करके आइए 104 आंसर रहेगा। अगर 25 अगस्त से पहले अगर आपका एग्जाम होता है तो उसके बाद अगर एग्जाम होता है तो न्यू अपडेट होके जाइए। न्यू अपडेट रैंकिंग क्या आती है, 104 आती है, 13 आती है, 103 आती है, फिर 106 जो पहले कई दिनों से चली आ रही है वही रहेगी। जो भी रहेगी आप अपडेट रह के जाइए। ओवरऑल रैंकिंग टॉप की है ब्राज़ील ने, 2nd पोजीशन पर रहे बेल्जियम, 3rd पोजीशन पर अर्जेंटीना, फिर फ्रांस। 4 रैंकिंग याद रखिए। ओड 1 आउट पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से कौन सा टॉप 4 में नहीं है, तो ब्राज़ील, बेल्जियम, अर्जेंटीना, फ्रांस टॉप 4 में है। एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया की रैंक है 90th। ओवरऑल टॉप किया है ईरान ने, एशिया में ईरान ने टॉप किया है, और ईरान के इंटरनेशनल लेवल पर क्या रैंकिंग है, 23rd रैंकिंग है इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली, और 19th इंडिया ने टॉप किया है फीफा रैंकिंग में एशिया कंट्रीज में। IPS ऑफिसर दिनकर गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA, जिसका काम है एंटी टेरर प्रोब करना, एक एंटी टेरर प्रोब एजेंसी है। किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके नए डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता बन गए, याद रखिए। और इन्होंने कुलदीप सिंह को रिप्लेस किया है दिनकर गुप्ता ने। श्याम शरण इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए, श्याम शरण, याद रखिए श्याम शरण। लास्ट न्यूज है, रणदीप गुलेरिया गेट्स अनदर 3 months एक्सटेंशन एज एम्स डायरेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड साइंसेज। इसके जो डायरेक्टर बन गए हैं 3 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया है रणदीप गुलेरिया को। और रणदीप गुलेरिया जो कि 2017 से इस एम्स के डायरेक्टर थे, अब 3 महीने के लिए और इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये था आज का ओवरऑल 27 जून का करंट अफेयर्स। कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 28 जून की में, तब तक के लिए गुड बाय।